के नियम के अनुसार कोई भी जीव इस पृथ्वी पर एक निर्धारित सीमा से ज्यादा अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता और अगर किसी जीव ने ऐसा किया तो उसको भयंकर परिणाम भुगतने ही होंगे। जब जब इस पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी अपना संतुलन संभालने के लिए एक छोटी सी करवट लेती है और दोबारा संतुलन बनाने वाली इस स्थिति को कहा जाता है इकोलॉजी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पृथ्वी के गर्भ में छुपी ऐसी बातें जो हमें फिर से एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा प्रकृति कैसा है। चलिए शुरुआत करते हैं अफ्रीका के जंगलों से। इस घने जंगल में शेर आमतौर पर संयुक्त कुटुंब में फैमिली के साथ रहते हैं और ऑन एवरेज शेर एक फैमिली का अधिकतम क्षेत्रफल करीबन 1/23 वर्ग किलोमीटर की होती है। जंगल में पेड़ पौधे और वनस्पति, जेब्रा, हिरन या सांबर जैसे जानवर इन वनस्पति को खाते हैं और ये स्तनधारी जीव और लेपर्ड, बाघ या शेर जैसे जीवों के आहार होते हैं। वेल दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एनर्जी स्टैटिक है और इस स्टैटिक एनर्जी का नियम हमारी पृथ्वी पर भी लागू होती है। जब पेड़ पौधे और वनस्पति श्रेष्ठ मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए उसमें ऊर्जा या एनर्जी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब एक हिरन या जेब्रा जैसे जीव इन पेड़ पौधों को खाते हैं तब उसकी 10% एनर्जी इन जीवों में चली जाती है। जब शेर या बाघ जैसे जीव इन स्तनधारी जीवों को खाते हैं तब इसकी 10% एनर्जी उसमें चली जाती है। और ये शेर और बाघ भी अमर नहीं है दोस्तों, जब ये मरते हैं तो एंट्री होती है प्रकृति के सफाई करने वाले जीवों की, जैसे गीद और चीर जैसे पंछी इन मरे हुए जीवों को सफाया कर देती है। और जब ये पंछी मरते हैं तो इसकी बॉडी की बैक्टीरिया अलग हो जाती है और लंबे समय के बाद ये एनर्जी जमीन में चली जाती है और खाद का काम करती है और जमीन को फर्टिलाइज बनाती है। प्रकृति का ये घटना प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होती रहती है। इस तरह दोस्तों, इस पृथ्वी में हम सारे जीव कम या ज्यादा मात्रा में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई जीव प्रकृति के नियमों को चैलेंज करता है। अगर सब कुछ स्टेबल रहा तो पृथ्वी पर लाइफ नॉर्मली चलती रहेगी, लेकिन ये स्टेबिलिटी हमेशा के लिए नहीं रहती। इसमें बीच बीच में ब्रेक लग जाती है। और ब्रेक कैसे लगती है? जब शेर या बाघ जैसे जानवर अपनी तादाद बढ़ा देती है तब हिरन जैसे स्तनधारी जीव जंगल में कम हो जाते हैं और शिकारी प्राणी भूख के चलते मरने लगते हैं। और जब हिरन, जेब्रा जैसे प्राणी की तादाद बढ़ती है तब भी ये प्राकृतिक चक्र में नए बाधा उत्पन्न करते हैं और ऐसे समय में प्राकृतिक इन बढ़े हुए जीवों का सफाया करती है और पृथ्वी के इकोलॉजी सिस्टम में संतुलन बनाए रखने का टीका भी खुद प्रकृति उठाती है। दोस्तों, इकोलॉजी के अनुसार इस पृथ्वी पर जिस जीव का तादाद जितनी बढ़ेगी उतनी घटनी भी चाहिए। यह किस हद तक अस्थायी रहेगी ये उसके जन्म दर, वायु और मृत्यु दर पर आधारित होती है। पर अगर सच बताऊं तो इस पृथ्वी पर जीवन सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। यानी कि विभिन्न जीवों के कद और उसके वायु के अनुसार इस धरती पर कम या अधिक होती है। जैसे कि दोस्तों, इस पृथ्वी के कुल वायरस की आंकड़े की बात करें तो इस पृथ्वी पर कुल यानी टोटल 1 बिलियन प्लस 1000 बिलियन प्लस 1000 बिलियन वायरस होते हैं। मतलब 1 के पीछे पूरे 31 जीरो लगाएं, इतने वायरस इस धरती पर हमेशा मौजूद होते हैं। और दोस्तों, हम ऑन एवरेज एक सिंगल वायरस का आकार 100 नैनोमीटर मान भी ले और पृथ्वी के सारे वायरस को एक के ऊपर एक खड़ा करके एक कतार बनाया जाए तो वो लेंथ 200 मिलियन लाइट ईयर दूर तक जाएगी। और दोस्तों, इतनी संख्या में इतने वायरस पृथ्वी पर एक ही समय में पनप सकते हैं क्योंकि इसका कद बहुत ही छोटा होता है और ये जीव हर 22 घंटे में अपने शरीर के 2 भाग कर लेते हैं। यानी 1 में से 2, 2 में से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे आवर्त रूप से वो अपनी तादाद हर 22 घंटे में बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों, ये बाइनरी और डबलिंग का आंकड़ा इतना खतरनाक होता है कि जिन आंकड़ों पर विश्वास करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर फेरे मैग्नीशियम नाम का ये जीव 1 जनवरी से अपना तादाद बढ़ाना शुरू करता है तो 7 मार्च तक ये छोटा सा जीव की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये दुनिया पर 4 स्क्वायर तक ही बढ़ जाएगा। और यहाँ भी नहीं
दोस्तों ये इतना बढ़ा लेगा कि खुद पृथ्वी जैसा आकार जितना जगह रोक लेगा, यानी पृथ्वी के सामने एक दूसरी पृथ्वी खड़ी कर दो उतनी जगह। लेकिन शुक्र है दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये जीव पृथ्वी पर बोझ ना बन जाए और इकोलॉजी की धज्जियां ना उड़ जाए, उससे पहले ही प्रकृतिक ने बिविलियम नाम का एक जीव उत्पन्न किया है। बिविलियम बहुत ही छोटा लेकिन बहुत जहरीला होता है। यह अपने जहर से परमेशियम को मार देता है और उसका भोजन बना लेता है, और उसके भोजन की यह प्रक्रिया 24 घंटा लगातार चलती रहती है। वैसे अटलांटिक महासागर में इल नाम की मछली करोड़ों की संख्या में होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मछली अपने अंडे रखते ही मर जाती है, यानी उसकी तादाद में संतुलन बनी रहती है। अब दोस्तों ये सब उदाहरण देकर ये प्रश्न होना लाजमी है कि प्राकृतिक ने वसन नियंत्रण का ये कायदा मानव जाति पर भी लागू किया है या नहीं किया। दोस्तों इसका जवाब यहाँ ये है कि प्राकृतिक सबके लिए एक समान है और इंसानों पर ये कानून लागू होता है। पर दोस्तों फिलहाल के लिए समस्या ये है कि हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी को बहुत ज्यादा गंदा किया है। हमने न सिर्फ लगातार तादाद बढ़ाई है, उसके साथ ही साथ मानवता ने पृथ्वी की हवा, पानी और खनिज और हर एक चीज को प्रदूषित किया है। धरती का ये संतुलन बिगाड़ने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने अपने आप को खतरे में डाला ही है, साथ ही साथ सभी में रहने वाले अन्य बेजुबान और मासूम जीवों को भी खतरे में डाल दिया है, और इसका हिसाब किताब तो प्राकृतिक लेगी ही। ये तो नामालूम कि कब लेगी। आज भी हम इस गलती को सुधार सकते हैं। हमारे पास अभी भी वक्त है इस पृथ्वी को क्लीन करने का। हमारे पास अभी भी वक्त है दूसरे जीवों के साथ तालमेल बैठाकर जीवन निर्वाह करने का। हमारे पास अभी भी वक्त है प्रकृति के नियमों का पालन करने का, प्रकृति के हरियाली गोद में जीने का, और हमारे पास अभी भी वक्त है हमारे आने वाले पीढ़ी को बेहतरीन दुनिया दे जाने का। हम आर्थिक विकास के ओर में जीवन का गला ऐसे घोटते रहे तो आगे चलकर बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। अभी से ही हम इकोलॉजी के बारे में सोचें और उस पर ध्यान दें तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी मिल सके है। और साथ ही साथ इस सूचना यानी इस वीडियो को शेयर करो ताकि यह सूचना सभी लोगों के पास पहुंच सके और वो इकोलॉजी के जरिए हमारे देश को बचा सके।